अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, इट्स मी कायनात और मेरे साथ हैं ज़करिया। तो आज की वीडियो हमारी नेपाल के सिचुएशन के ऊपर होने वाली है। जो करंट सिचुएशन नेपाल में चल रही है, कैसे क्यों। तो एक यूट्यूबर है ध्रुव राठी, बहुत फेमस इंडियन यूट्यूबर है। तो इन्हीं की वीडियो आज हम जो है ना उसके ऊपर रिएक्ट करने वाले हैं। तो बगैर टाइम वेस्ट किए चलते हैं ज़रा इस वीडियो की तरफ। जिस जनरेशन के बारे में अक्सर कहा जाता है कि ये जनरेशन किसी लायक नहीं है, कुछ नहीं बन पाएगी, इसी जनरेशन ने, इसी जेन जी ने नेपाल में सरकार गिरा दी। बांग्लादेश की तरह सेम कहानी इनके देश में भी हुआ है ना। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को मजबूर कर दिया है इस्तीफा देने पर। अब वो अलग बात है कि ये प्रोटेस्ट इस हद तक पहुंच गए हैं कि प्रधानमंत्री के घर पर पार्लियामेंट भी पार्लियामेंट भी जला दिया कह रहा है। फाइनेंस मिनिस्टर को सड़कों पर निकालकर जूतों से मारा गया। और इसी सब में एक अनफॉर्चुनेट डेथ हुई पूर्व प्रधानमंत्री की वाइफ की, जब प्रधानमंत्री की वाइफ को भी डेथ हो गई। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर क्या कारण है इस सब गुस्से के पीछे। क्या सिर्फ सोशल मीडिया बैन करने की वजह से हमें ये सब देखने को मिल रहा है? इसका जवाब है दोस्तों, नहीं। इसके पीछे कारण इससे कहीं ज्यादा और गहरे हैं। आइए समझते हैं आज के इस वीडियो में। सोशल मीडिया बंद करने में ऐसे कैसे बात है 8 सितंबर 2025 की। नेपाल की राजधानी काठमांडू में हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठी हुई थी प्रोटेस्ट करने के लिए। समझ में आता है आपको ये लैंग्वेज? ज्यादातर लोग 20-25 साल के नौजवान थे जिन्हें जेन जी कहा जाता है। किसी ने स्कूल की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी तो किसी ने इस प्रोटेस्ट को हामी सारे यूनिवर्सिटी के पढ़ने वाले लड़के हैं ना। प्रोटेस्टर्स काठमांडू के बीच मौजूद सिंबॉलिक मॉन्यूमेंट माइती घर मंडल से पार्लियामेंट सेम कहानी बांग्लादेश का भी ऐसा ही हुआ है। मार्च लगभग पूरी तरीके से नॉन वायलेंट और पीसफुल था, लेकिन सरकार के द्वारा पुलिस को तैनात किया प्रोटेस्टर्स को रोकने के लिए, और पुलिस वाटर कैनन, टीयर गैस और रबर बुलेट्स इस्तेमाल करना शुरू कर देती है स्टूडेंट्स के ऊपर। हाँ, तो क्या करेगा, रोक नहीं पा रहे ना। के बीच में क्लैश देखने मजबूरन कुछ प्रोटेस्टर्स पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स के अंदर भी घुस जाते हैं, लेकिन फिर पुलिस जो यहाँ पर करती है उसे पूरा देश देखकर दंग रह जाता है। अरे बाप रे बाप, पुलिस ओपन कर देती है प्रोटेस्टर्स सीधा लाइव बुलेट से। कम 19 प्रोटेस्टर्स 400 से ज्यादा लोग घायल हो जाते हैं। ये कोई रबर बुलेट्स नहीं थी बल्कि एक्चुअल। मरने वालों में से एक 12 साल का बच्चा भी था। जाहिर सी बात है, इस तरीके की तानाशाही देखकर कोई बिल्कुल ऐसा ही है चाहेगा। जैसे ही ये खबर कौन चुप रहेगा, और लोग सड़कों पर आ जाते हैं प्रोटेस्ट करने के लिए। प्रोटेस्टर्स की संख्या बड़ी तेजी से बढ़ जाती है, पूरी की पूरी सड़क लोगों से घिर जाती है। सरकार कंट्रोल बनाए रखने के लिए दोपहर के 3:30 बजे कर्फ्यू लगाने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं होता। प्रोटेस्ट और बढ़ते जाते हैं। काठमांडू के अलावा पोखरा, बुटवल, भरतपुर और दमक जैसे शहरों में भी प्रोटेस्ट होने लगते हैं। स्टूडेंट के साथ पंगा ले लिया ना। इन प्रोटेस्ट के होने के पीछे एक कारण जिसकी सबसे ज्यादा बात की गई है मीडिया में, वो है सोशल मीडिया एप्स पर बैन लगाया जाना। असलियत में दोस्तों ये एक कारण जरूर है, लेकिन इससे बड़े कई ज्यादा और कारण है, जैसे कि करप्शन। ये बात सही है, करप्शन की वजह से हो सकता है, मगर नेट को बैन, फेसबुक को बैन करने से आगे बात करते हैं। लेकिन पहले सोशल मीडिया वाले पॉइंट पर आए तो नवंबर 2023 में सोशल मीडिया कंपनीज को मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के पास मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन कराने और लोकल प्रेजेंस एस्टैब्लिश करने को कहा गया था। नेपाल की सरकार ने कहा था कि ये हेट स्पीच, फेक न्यूज, फ्रॉड और बाकी क्राइम को रोकने के लिए जरूरी है, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। सरकार ने इस चीज को लेकर 5 पब्लिक नोटिस भी दिए बाद में, लेकिन 5 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को छोड़कर किसी बड़े प्लेटफॉर्म ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। जिन कंपनीज ने रजिस्ट्रेशन कराया उनमें सिर्फ एक बड़ा नाम शामिल था, चाइना का। इसी बीच नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने ऑर्डर में सरकार को रजिस्ट्रेशन ना कराने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बैन करने की अनुमति दे दी थी। फिर इसी साल 28 अगस्त की बात है, सरकार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को कहती है कि 3 सितंबर तक खुद को रजिस्टर कराओ। नहीं, जाहिर सी बात है, रजिस्टर करवा लो अपना। लेकिन ज्यादातर सोशल मीडिया कंपनीज ने ऐसा नहीं किया और इसी कारण से 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स देश से बैन हो गए। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, स्नैपचैट और ट्विटर तो सारे ही सोशल मीडिया जो है बैन हो गए। फिर कम्युनिकेट कैसे होगा? मकसद ये है कि प्रोटेस्टर्स का कहना है कि सरकार ने सिर्फ इसलिए किया था ताकि सोशल मीडिया रजिस्टर करवा ले और जनता की आवाज दबा सके। Social media banned by the government extremely, it is against our freedom of speech and they want to control us
just like a dictator. डिक्टेटर सोशल कह दिया मीडिया इनके पर बहुत से प्रधानमंत्री वीडियोस को। वायरल हो रहे थे जो सरकार में करप्शन और नेपोटिज्म को एक्सपोज कर रहे थे। सरकारी मंत्रियों के नेपो किड्स और उनके लैविश लाइफस्टाइल्स को एक्सपोज किया गया है। असल में नेपाल की यंग पॉपुलेशन में करप्शन, बेरोजगारी और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को लेकर सोशल मीडिया को बैन कर दिया। उनके जो बच्चे हैं उनकी जो लाइफ है ना उसको एक्सपोज कर रहे थे, तो उसको सोशल मीडिया को जो है ना बड़े जो प्लेटफॉर्म उनको ही बैन कर दिया ताकि पता ना चले हाँ। इसके बारे में। ठीक है, करना पड़ रहा है। हालत इतनी खराब है कि हजारों लोग तो केवल पैसे के लिए रशिया यूक्रेन वॉर तक अल्लाह। मजबूर है, क्या करेंगे लोग। फरवरी 2024 तक फिर तो सही किया। 15,000 से ज्यादा लोग 15,000 से ओहो, ज्यादा ओहो, लोग। यहाँ इन लोगों को कुछ हफ्ते की ट्रेनिंग के बाद ही फ्रंट लाइंस पर लड़ने के लिए भेज दिया अल्लाह जाता है। ये अवस्था छ। म चाहिँ यता रसियामा आएको 2 महिना 2 महीना कहा इसके समझ में आया। अनि मैले चाहिँ रसियामा Suffering a lot of दुःख पाएँ, Russia. त्यही नै हो। Yeah. अनि त्यहाँ चाहिँ धेरै गाह्रो छ हामीलाई Attack, सबैलाई लागि। और इसी कारण से रशिया यूक्रेन वॉर में कई सारे नेपाली सिटीजन्स भी मारे गए। समझ मौत में का आया खतरा कुछ? होने के बावजूद ये लोग रशिया जाते हैं क्योंकि नेपाल में इनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी कम है। इतनी कम है और रशिया अपनी आर्मी को ज्वाइन करने के लिए इन्हें लुक्रेटिव ऑफर्स देता है। कुछ फाइटर्स का कहना है कि वो बोनस और सैलरी मिलाकर $4,000 पर मंथ कमा लेते हैं, जो 5 लाख नेपाली रुपए से ज्यादा होता है। अब इन हालातों को देखकर अगर नेपाल के पॉलिटिशियंस थोड़ी हमदर्दी दिखाते, थोड़ी एम्पैथी दिखाते तो शायद सिचुएशन नहीं, सही बात है। सही बात कह रहे लेकिन हैं। हुआ इसका उल्टा ही। नेपाल में पॉलिटिशियंस के बेटे अपने लग्जरियस लाइफस्टाइल को शो ऑफ इनसे कहाँ इनको फुर्सत मिलता है। एकातिर नेपाली नेताका छोराछोरी र नाति नातिनाहरूले कति आरामदायी जीवन बाँचिरहेका छन् भन्ने देखाउने तस्बिरहरू, जसमा उनीहरूको विदेश ट्रिप, शानदार पार्टी अनि बंगला से मिलता जुलता लग रहा है मेरे को ये अच्छा। जबान। सोशल हाँ। मीडिया पर लोगों ने इस आयरनी को देखा और लोग आवाज उठाने लगे। नेपो किड्स ट्रेंड करने लगा। जब बाद में सोशल मीडिया एप्स पर बैन लगाया गया तो टिकटॉक्स को ऐसे वीडियोस से फ्लड कर दिया गया नेपाली यूथ के द्वारा। इन वीडियोस में बस एक सिंपल सा कंपैरिजन दिखाया गया आम नेपालीज की डेली लाइफ में आने वाली परेशानियों का और पॉलिटिशियंस के बच्चों के लैविश इसके लिए ये तो है। नेताओं के TikTok और बच्चे नेट जो डिजाइन बैन कर दिए, बैन कर दिया गया ना। गाड़ियां शो ऑफ करते हैं। सोशल TikTok मीडिया पर इसलिए भी बैन किया इन्होंने। नेपो किड्स और नेपो बेबी उनकी असलियत खुल रहे थे 8 ना। सितंबर को हुए प्रोटेस्ट में भी एक पोस्टर पर लिखा था, पॉलिटिशियंस के बच्चे विदेश से गुची के बैग्स लेकर लौटते हैं और आम लोगों के बच्चे अल्लाह। कॉफिन्स में लौटते हैं। ये रशिया यूक्रेन वॉर में मारे जाने वाले नेपालीज की तरफ इशारा था। वैसे यहाँ पर दोस्तों अगर आपको किसी भी लेटेस्ट न्यूज से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो अब आप डायरेक्टली AI फिएस्ता से पूछ सकते हैं, क्योंकि AI फिएस्ता आप लोग भी पूछने हैं तो पूछ लेना आप लोग भी। लाइव जा चुकी है। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ, नेपाल प्रोटेस्ट के पीछे सिंगल बिगेस्ट रीजन क्या है, मुझे सिर्फ 2 लाइनों में जवाब दो। और सवाल भेजने से पहले मैं बस ये वाला बटन दबा दूंगा तो वेब सर्च एक्टिवेट हो जाएगा और सेंड करते ही आप देख सकते हैं कि सारे AIs अब लेटेस्ट न्यूज और कॉन्टेक्स्ट को समझ अच्छा, ये के information आपका मिली है। जवाब देंगे। इसके अलावा इस अपडेट में हमने ढेर सारी इंप्रूवमेंट्स करी हैं, स्पीड ऑफ अरे मेरे परफॉर्मेंस में भी glasses जो बहुत आप तंग कर notice रहे होंगे करेंगे। आज। और गूगल का जो लेटेस्ट इमेज जनरेशन मॉडल है जो गूगल ने कुछ ही हफ्ते पहले रिलीज किया था, नैनो बनाना, वो भी अब AI फिएस्ता में ऐड कर दिया गया है। ये एक बड़ा ही कमाल का ये AI मॉडल है। है जिससे इमेजेस की एडिटिंग करना बहुत ही आसान हो जाता है। ये देखो, मैं जैसे अपने पिछले एक वीडियो का थंबनेल अपलोड करता हूं और बोलता हूं कि इस थंबनेल में मेक मी वेयर रीडिंग ग्लासेस और जनरेट इमेज पर क्लिक किया और देखो इसका जादू, देखो क्या इमेज जनरेट करके दिया। वाह। ऐसा लगता है सही में मैंने बहुत जबरदस्त ऐप है ना आप ये। में से जो लोग नहीं जानते दोस्तों, AI फिएस्ता मेरा खुद का AI प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको दुनिया के अच्छा। सारे टॉप AI मॉडल्स एक ही जगह पर मिलेंगे। चैट GPT, जेमिनी, Promotion Grok, कर रहा है। DeepSeek, इन सब के प्रीमियम वर्जन्स जिनको अगर आप अलग से लेने बैठ गए, इनका टोटल कॉस्ट 10,000 रुपए पर मंथ से समझ ज्यादा आए तो है। ले लेकिन लीजिएगा AI फिएस्ता आप लोग भी। आप लोग भी अपलोड कर देना। ₹9 पर मंथ में। साथ ही हर एक AI फिएस्ता के सब्सक्रिप्शन के साथ आपको ये अल्टीमेट प्रॉम्प्ट बुक जिसमें ठीक है। 3,000 से भी ज्यादा प्रॉम्प्ट्स हैं, जिसकी वैल्यू अपने आप में 5,000 रुपए की है, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है अभी जाकर चेकआउट करो, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप इस QR कोड को भी स्कैन कर सकते हो। इसके अलावा करप्शन भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है नेपाल में। नेपाल का यूथ 70+ के सेम पॉलिटिशियन से फ्रस्ट्रेट हो चुका है जो बारी बारी से सरकार बनाते हैं, सरकार से जाते हैं। इसी कारण से मार्च के महीने में भी नेपाल में एक प्रोटेस्ट हुआ था जिसमें कई लोगों
लोगों ने कहा था कि नेपाल का रिपब्लिक बनने का एक्सपेरिमेंट फेल हो चुका है और शायद उसे वापस मोनार्की बनाना चाहिए। ये भी एक बड़ी कमाल की चीज है कि लोग इतना फ्रस्ट्रेट हो गए पॉलिटिशियन से कि डेमोक्रेसी हटाकर वापस मोनार्की बनाने की बात करेंगे। असल में बात क्या है दोस्तों कि साल 2008 से पहले नेपाल का देश एक मोनार्की था, यानी कि सारी पावर जनता के द्वारा चुने गए किसी पॉलिटिशियन के पास नहीं थी, बल्कि राजा के पास थी। इनका आखिरी राजा किंग इनको सत्ता से हटाने के लिए दो बड़े मूवमेंट्स हुए थे। एक था 2006 का लोकतंत्र आंदोलन और दूसरी थी बहुत सालों से चल रही माओइस्ट इंसर्जेंसी। 28 मई 2008 को ऑफिशियली मोनार्की को अबॉलिश कर दिया जाता है और नेपाल एक फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बन जाता है। We believe that all of us पहले बादशाहों की हुकूमत थी, मतलब कोई बादशाह चुन लेते तो उसकी सरकार बनती थी। सारे आवाम मिलके तब से लेकर आज तक 17 साल सही बीत है। चुके हैं और इन 17 सालों की डेमोक्रेसी में 13 बार नेपाल की सरकार बदल चुकी है। कभी केपी शर्मा ओली प्रधानमंत्री बनते तो कभी पुष्प कमल दाहाल तो कभी शेर बहादुर देववा। इन्हीं दो चार पॉलिटिशियंस के बीच में पावर रोटेट करती रही, गठबंधन बनते और कुछ महीनों बाद ही टूट जाते। नेपाल में दो डोमिनेंट पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, नेपाली कांग्रेस और नेपाली कम्युनिस्ट। नेपाली कम्युनिस्ट की दो मेजर पार्टीज हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल यूनाइटेड मार्क्सिस्ट एंड लेनिनिस्ट और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल माओइस्ट सेंटर। यही पार्टीज आपस में और छोटी पार्टीज के साथ अलायंस करके सरकार बदलते रहे, लेकिन इन तीनों पार्टीज के ही हेड्स पर करप्शन का आरोप लगा। नेपाली कांग्रेस के हेड जैसे पाकिस्तान में सेम कहानी है, तीन फैमिली बेटा तीनों चला रहा है मिलजुल के, उनके आए तो ये उनको खिलाफ करते हैं। अभी नेपाल की फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर हैं, उन पर नेपाली सिटीजन्स को फेक डॉक्यूमेंट्स के जरिए भूटानीज नेशनल्स दिखाने का आरोप। ऐसा करने से उन्हें रेफ्यूजीज के तौर पर अमेरिका भेजा जा सके। सीपीएन एमसी के हेड और 3 बार प्राइम मिनिस्टर रह चुके पुष्प कमल दहाल पर माओइस्ट गोरिल्ला फाइटर्स के लिए आए पैसों को डाइवर्ट करके अरबों रुपए खुद लेने का आरोप। और सीपीएन यूएमएल के हेड और करंट प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली पर भी एक करप्शन केस चल रहा है, क्योंकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश को वायलेट करते हुए एक टी एस्टेट को कमर्शियल प्लॉट्स में कन्वर्ट कर दिया। इसी तरह 3 और प्राइम मिनिस्टर्स पर भी सरकारी जमीन प्राइवेट इंडिविजुअल्स को देने का आरोप है। अब दिक्कत ये है कि नेपाल में 2006 से ही प्रैक्टिस है कि किसी भी पॉलिसी डिसीजन के लिए किसी पॉलिटिशियन के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन नहीं की जाएगी। ये प्रैक्टिस करप्ट पॉलिटिशियंस को किसी भी एक्शन से इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, जिससे करप्शन बहुत ज्यादा हो गया है। और अब इमेजिन करो दोस्तों, इस इनइक्वालिटी, अनएम्प्लॉयमेंट, करप्शन और नेपोटिज्म के बीच अचानक से अगर सरकार सोशल मीडिया पर भी बैन लगा दे तो लोगों के अंदर जो फ्रस्ट्रेशन थी और गुस्सा था वो बिल्कुल टिपिंग पॉइंट पर पहुंच चुका था और इस बैन के बाद तो वो गुस्सा पूरी तरीके से मतलब वो आवाज भी ना उठाए। वो देखो लोग कितने असल में बात क्या है कि सोशल मीडिया अच्छा है लगाने से नेपाल में एम्प्लॉयमेंट के जो थोड़े बहुत जरिए भी बचे थे वो भी खतरे में आ गए। नेपाल की इकोनॉमी में टूरिज्म एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, जो आउटरीच और बुकिंग्स के लिए सोशल मीडिया पर बहुत डिपेंडेंट है। इस बैन ने इस टूरिज्म इंडस्ट्री को पूरी तरीके से डिसरप्ट कर दिया। इसके अलावा लाखों नेपाली फैमिलीज भी इम्पैक्ट हुई जो ऑनलाइन मैसेजिंग एप्स का इस्तेमाल करती थी विदेश। हाँ ऐसा ही है, व्हाट्सएप से कांटेक्ट करना। एक एस्टिमेट के अनुसार जॉब्स और स्टडी के लिए लगभग 70 लाख से ज्यादा नेपाली बाहरी देशों बिल्कुल ऐसा ही है। इन चीजों ने दोस्तों और ज्यादा बिल्कुल ऐसा ही है। फिर जब लोग दोस्तों पीसफुली सड़कों पर उतरे प्रोटेस्ट करने के लिए, तो नेपाल की सरकार ऐसे रिएक्ट करती है जैसे ही कोई अथॉरिटेरियन सरकार। प्रोटेस्ट भी नहीं करने देना, पुलिस को उतारो और लोगों पर गोलियां चलानी शुरू कर दो। सरकार अपने बैन को डिफेंड करने के लिए वही नेशनलिज्म का पुराना आर्ग्यूमेंट लोगों को मारना शुरू कर दिया। बस ये कौन सा सरकार क्रिटिसिज्म को दबाने के लिए करती है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि वो एरोगेंस के खिलाफ है, कुछ ऐसा स्वीकार नहीं करेंगे जिससे देश कमजोर हो जाए। लेकिन अंत में इस सरकार को प्रोटेस्टर्स के आगे झुकना पड़ा। पहले होम मिनिस्टर ने मॉरल ग्राउंड्स पर इस्तीफा दे दिया और सोशल मीडिया एप्स पर लगा बैन हटा दिया गया, लेकिन इसके बाद भी प्रोटेस्टर्स शांत नहीं हुए। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के घरों पर यहाँ तक कि ऑपोजिशन लीडर के घर पर भी आग लगा दी जाती है। हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल करके मंत्रियों और अफसरों को इवैक्यूएट करना पड़ता है। फाइनली जाकर 9 सितंबर लगभग 2 बजे प्रधानमंत्री इस्तीफा दे देते। गलत है ना। की सिचुएशन ये है दोस्तों, जिस समय मैं वीडियो बना रहा हूँ कि प्रोटेस्ट खत्म नहीं हुए, सिस्टमैटिक रिफॉर्म्स की मांग की जा रही है। नेपाल के आर्मी चीफ ने नेशन को एड्रेस किया है और पीस की मांग करी है। नेपाल का देश एक लाइव एग्जांपल है दोस्तों कि क्या होता है जब जनता की आवाज को पूरी तरीके से खत्म करने की कोशिश की जाती है, जब करप्शन, नेपोटिज्म और बेरोजगारी जैसे असली मुद्दों को इग्नोर कर दिया जाता है। ये दुनिया की सभी सरकारों के लिए एक लेसन है कि कभी भी जनता को इतना मत इग्नोर करो कि हालात इस कदर बिगड़ जाए, क्योंकि बात यहाँ ये भी है दोस्तों कि अगर हालात इस कदर बिगड़ जाते हैं तो देश में कंट्रोल वापस बहुत मुश्किल हो जाता है। सही कह रहे हैं। इन प्रोटेस्ट का
फायदा उठाकर कुछ बांग्लादेश का भी यही हालत है, वापस मोनार्की अभी तक के की सही बात नहीं कर हुआ। सकते हैं। लेकिन वो सही चोरी रास्ता डकैती है। लूट जो मार भी अभी भी चल सोल्यूशन रहा है, निकलना है वो एक डेमोक्रेटिक जैसे इन देश में भी होने वाला है। और मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ पर नेपाल के देश के लिए एक पीसफुल और लॉन्ग टर्म सोल्यूशन इंशाल्लाह। यहाँ पर अगर आप कुछ इंस्पिरेशन चाहते हैं कि कैसे देश को सही राह पर ले जाया जा सकता है तो ये वाला वीडियो देख सकते हैं मेरा, जो कि सिंगापुर की केस स्टडी है। इसमें मैंने डिटेल में बात करी है कि कैसे सिंगापुर एक बहुत ही गरीब देश था एक समय पर, और कैसे कुछ ही दशकों में वो एशिया की नंबर 1 कंट्री बन तो ये थी हमारी आज की वीडियो नेपाल के बारे में। जो इन्होंने प्रोटेस्ट किया है तो वो तो मुझे 100% ऑथेंटिक लगता है कि करना चाहिए, मतलब अपने हक के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। बिल्कुल इन्होंने सही किया, बांग्लादेश के लोगों ने भी किया, बिल्कुल सही किया। अपने हक के लिए मतलब बोलना चाहिए। ना आप उनको जॉब प्रोवाइड करते हो, ना आप उनको कोई चीज़ प्रोवाइड करते हो, उन्हीं के पैसों से उन्हीं के ऊपर हुकूमत करते हो, तो ये रॉन्ग है। अल्लाह हमारी भी आवाम की आंखें खोल दे, उनको भी थोड़ी सलाहियत दे दे कि वो भी थोड़ा सा ऐसा कुछ काम अंजाम दें। मतलब कितने टाइम से गुलाम ही समझ लें कि ऐसा ही है कि गुलामी की जिंदगी ही है। ये एक बात है, अभी नेपालियों ने जो किया, हाल में जो बांग्लादेशियों ने किया, अगर ऐसे करने से देश डेवलप नहीं होता, आगे नहीं बढ़ता है, ऐसे में और नुकसान होता है। मगर ऐसा तो छोड़ भी नहीं सकते ना, तो जाहिर सी बात है अब जो हुकूमत आती है वो थोड़ा सा काम करती है, उसके बाद जो है ना अपना अकाउंट भरती है और फॉरेन कंट्री में जाके अपना बिजनेस सेटल कर देती है। उनके बच्चे हमारे पैसों से जो है ना वो हम पे हुक्मरानी कर रहे होते हैं, और हमारे पैसों से जो है ना अवाम के टैक्सेस से दिए हुए टैक्सेस से जो है ना उनके ऊपर हुक्मरानी करके उनको जलील ख्वार करके, और यहाँ तक कि इवन कि मैंने ऐसे भी कुछ केसेस पाकिस्तान में भी देखे हैं कि मतलब आपने खुलेआम जो है ना वो कत्लो गारत कर ली, मगर आप फिर भी अदालत से जो है ना बरी हो जाते हो। तो ऐसा है पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, तो ऐसा है। करप्शन जब तक रहेगी तो वो मुल्क कभी आगे नहीं बढ़ सकता, डेवलप नहीं हो सकता। तो इसके लिए जो है ना आवाज उठानी चाहिए, अपने हक के लिए, अपने राइट्स के लिए बोलना चाहिए। आप जहाँ भी हो, जिस भी कंट्री में हो, अगर गलत हो रहा है तो अपनी सोशल मीडिया के जरिए आवाज उठाए, या कुछ भी कर सकते हैं तो आवाज उठाना अच्छी बात है। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है जो अपनी हालात खुद नहीं सुधारते हैं तो उनके हम आगे क्या कहते हैं, इनको ऐसे ही रहना चाहिए। जो कौम अपने हालात नहीं बदलती तो अल्लाह भी उसके हालात नहीं बदलता। तो अपने हक में, अपने राइट में आपका बोलना हक है, फर्ज है, आप बोल सकते हो। तो मेरे ख्याल से ये तो बिल्कुल राइट है जो इन्होंने स्टूडेंट्स ने जो किया है, तो बिल्कुल राइट है। क्योंकि अभी की जो आवाम है वो मतलब उनको पता है रॉन्ग एंड राइट का, उनको पता है। पहले ऐसा नहीं है कि जो आपने बोल दिया उसके ऊपर आपने सर झुका के आमीन कर दिया। तो ये थी हमारी आज की वीडियो नेपाल के बारे में। तो आई होप कि आपको ये अच्छी लगी होगी, इंफॉर्मेटिव लगी होगी। तो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।